हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो का टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है। जैसे आप एज्यूम करो कि आपने एक कंपाउंड लिया है AB और एक कंपाउंड है CD, ठीक है। इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, इसको भी आपने हीट करना स्टार्ट किया। जब आप दोनों को हीट कर रहे हो तो ये वाला कंपाउंड 5 मिनट के बाद ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, हीट करने से। ये जो CD नाम का दूसरा कंपाउंड है, इसको ब्रेक होने में 1 आवर लग रहा है। तो आप क्या बोलोगे, ये 5 मिनट में ब्रेक हो गया और ये 1 घंटे में ब्रेक हो रहा है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि ये जो है हीट को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मल मतलब हीट और स्टेबिलिटी, समझ पा रहे हैं आप लोग। थर्मल स्टेबिलिटी, हीट से स्टेबिलिटी। तो जब मैंने हीट दिया तो ये 5 मिनट में ही ब्रेक हो गया, और जब मैंने इसको हीट दिया तो इसने 1 आवर में ये ब्रेक हो रहा है। तो मतलब क्या हुई कि इस CD कंपाउंड की हीट सहने की क्षमता क्या है, ज़्यादा, मतलब कैपेसिटी क्या है, हीट को टॉलरेट करने की ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, CD की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर की AB, मतलब CD ज़्यादा देर तक हीट को बर्दाश्त कर सकता है बिना ब्रेक हुए। तो हम लोग ये जो टॉपिक है अपना थर्मल स्टेबिलिटी, यहाँ पे मेन फोकस यही होगा कि जब मैं बोलूँगा थर्मल स्टेबिलिटी, आपको समझ लेना है कि हम लोग उस सर्टेन कंपाउंड को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं और वो ब्रेक होगा कि नहीं, या फिर किसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसके ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी मोटी बातें बता दूँ कि कहाँ हम लोगों को क्या लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बेटा, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक अनायन है, मतलब आपका जो आयनिक कंपाउंड आपको दे रखा है, हम लोग मेनली आयनिक कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप कोवेलेंट के लिए बोलेंगे तो सीधा बॉन्ड एनर्जी लगा देते हैं, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। आयनिक में आप आ जाओ तो मोनो एटॉमिक अनायन, मतलब वो आप एक आयनिक कंपाउंड ले, उसमें जो अनायन है वो मोनो एटॉमिक है। एग्जाम्पल के लिए O2 -H2 F -Cl-, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक अनायन, वो आयनिक कंपाउंड जिसमें जो अनायन है वो एक एटम का नहीं है। जैसे देखो OH- 2 एटम हुए, O2 2-। आप बोलोगे सर दोनों तो ऑक्सीजन ही है, पर है तो दो ना। O2- सुपर ऑक्साइड, N3- CO3- HCO3 SO4 और NO3-, ठीक है। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसमें अनायन कैसे है। अगर अनायन मोनो एटॉमिक है तो ये फंडा लगेगा, अनायन अगर पॉली एटॉमिक है तो ये फंडा लगेगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा बता दूं कि अगर मोनो एटॉमिक अनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब पूछोगे सर लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जब आयंस जो होते हैं आयनिक कंपाउंड वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस समय वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, पर मोल डिफाइन की जाती है। आप बस इतना समझो कि लैटिस एनर्जी क्या है, Q1 Q2 अपॉन R1 + R2। अब यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 चार्ज है एटम्स पे, और R1 R2 क्या है, एक होगा कटायन एक होगा अनायन। तो रेडियस का मतलब अनायन का रेडियस और कटायन का रेडियस, इसको मैं क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आपको लैटिस एनर्जी पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आइए यहाँ पे लगाएंगे तो सीख जाएंगे। अच्छा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, किस केस में, जब आपका पॉली एटॉमिक अनायन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने SO4 2- लिया। आप जानते हैं SO4 2- कैसा होगा, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसके बगल में मैं एक, मान लीजिए कोई एक मेटल रख दूं और उस पर एक प्लस चार्ज है। मेटल पे जो प्लस चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर क्योंकि ये जो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज है और मेटल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे जैसे अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, समझिएगा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रॉट होगा, और आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अब डिस्ट्रॉट होकर इसके साथ शेयरिंग करने लगेगा। और जैसे जैसे बेटा शेयरिंग होगी कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, क्योंकि शेयरिंग से क्या होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पोलराइजेशन होगा, क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, पोलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो कंपाउंड जो होगा उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि कोवेलेंट अगर नेचर डेवलप हो रहा है ना तो कोवेलेंट कंपाउंड रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं आयनिक से। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी। तो आप इतना ना लगाओ, आप देखो पोलराइजेशन किस में ज़्यादा हो रहा है, जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, पहले पहचानिएगा अनायन कैसा है। देखिए LiCl NaCl KCl RbCl CHCl,
Cl सब पे माइनस है, यहाँ पे होगा Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे किस केस में आ रहा है। आप बोलोगे सर अनायन तो नेगेटिवली चार्ज है, मोनोवैलेंट है, ऐसे बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक है, Cl माइनस देखो यहाँ पे तो Cl, तो ये आ गया सर पहले वाले केस में। बहुत बढ़िया, पहले वाले केस में आ गया। अब आपको क्या लगाना है, सीधा जस्टिफाई हो गया कि लैटिस एनर्जी लगानी है। लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप बोलोगे सर लैटिस एनर्जी Q1 Q2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन कटायन और चार्ज ऑन अनायन का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कटायन अनायन पे सब पे चार्ज सेम है, +1 -1 +1 -1, तो चार्ज से मतलब बनेगा नहीं, रेडियस से मतलब बनेगा। रेडियस का सम, दोनों कटायन अनायन के रेडियस का सम जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। और लैटिस एनर्जी जितनी कम हो जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे CS और Cl के रेडियस का सम सबसे ज़्यादा होगा, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो आप बोल सकते हैं कि इधर की तरफ लैटिस एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरफ अगर मैं लिखूँ तो इस तरफ लैटिस एनर्जी बढ़ रही है बेटा, देखो चार्ज का सम। यहाँ पे ये दोनों छोटे छोटे होंगे, यहाँ पे Cl का साइज तो फिक्स ही है ना, यहाँ पे CS भी बड़ा Cl भी बड़ा, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम, तो इस तरफ लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो इस तरफ क्या बढ़ जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, माफ़ करिए इसी तरफ बढ़ जाएगी, ऐसे लिख लीजिए। तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो इधर की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नंबर 2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए रेडियस के सम का रेशियो जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, लैटिस एनर्जी जितनी कम थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम। तो ध्यान से देखिए, इस तरफ जब आप मूव करेंगे, इस तरफ जब आप इससे इस तरफ मूव करेंगे तो कटायन अनायन का रेडियस क्या हो जाएगा, कम। कटायन अनायन का रेडियस का सम रेशियो कितना हो जाएगा, कम। तो अगर R1 प्लस रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन कम हो जाएगा तो इधर की तरफ लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सेम लॉजिक आप इसमें लगा दोगे, देखो फिर से, ठीक है। आई नेक्स्ट में सेम लॉजिक यहाँ पे भी आ जाएगा, देखिए माइनस है ना, ये माइनस अनायन देखो मोनोवेलेंट है, मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं, मोनोवेलेंट मोनो एटॉमिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरफ जाने में लैटिस एनर्जी बढ़ रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ये देखो HCO3-। अब देखिए बेटा HCO3- जो है ये क्या है, पॉली एटॉमिक अनायन है। पॉली एटॉमिक अनायन में थर्मल स्टेबिलिटी कैसे जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी वहाँ पे आपके पोलराइजेशन से जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप बोलोगे कि सर सब में तो HCO3-2- ही है, ठीक है। तो अब पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा, तो मेटल में जो होता है, मेटल अगर कोई एक मेटल है उसका, समझिएगा पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा, जब उसका साइज छोटा होगा, चार्ज ज़्यादा साइज छोटा। तो यहाँ पे तो चार्ज सब पे सेम ही होगा, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, लेकिन लिथियम सबसे छोटा है तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अगर इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा तो खुद बताइए, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये इन्वर्स का रिलेशन है। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी इधर की तरफ बढ़ जाएगी। बात समझ में आए। फिर वही सेम चीज़ देखो, CO3-2-, CO3-2-, CO3-2-। अब फिर से पॉली एटॉमिक अनायन आया, तो पॉली एटॉमिक अनायन में क्या हो जाता है कि ये ज़्यादा जोर से खींचेगा, बेरिलियम का साइज छोटा है, खींचेगा, पोलराइजेशन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। वही सेम लॉजिक बेटा इसमें भी आ जाएगा। देखिए लिथियम सबसे छोटा है, वो सबसे ज़्यादा जोर से खींचेगा, शेयरिंग सबसे ज़्यादा कराएगा, शेयरिंग सबसे ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आएगा, सबसे कम आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो OH। अब ये नहीं समझना है कि OH मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक, ध्यान से समझिएगा, ये तो खैर आपको पता लगाना ही पड़ेगा। OH- में एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, आप दोनों को अगर देखोगे तो एक एटम नहीं है, 2 एटम है, तो किस कैटेगरी में आएगा, पॉलीएटॉमिक में। अब देखो OH से जो Li प्लस है वो क्या होगा, OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन लिथियम में, सबसे कम पोलराइजेशन इसमें, तो ऑब्वियस बात है सबसे कम पोलराइजेशन, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ O2 है, ठीक है, फिर से वही सेम लॉजिक। यहाँ पे लिथियम में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर हो जाएगी बेटा इसमें, फिर यहाँ भी सेम लॉजिक, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सबसे लास्ट में मेरे हिसाब से बेरिलियम का बाइकार्बोनेट है। फिर भाई बेरिलियम का साइज छोटा है, बेरिलियम पे साइज छोटा है, और HCO3 का तो फिक्स है हर साइड। तो बेरिलियम का बेटा अगर साइज छोटा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा जोर से खींचेगा, पुल करेगा, शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कंपाउंड की कम हो जाएगी। देखिए ठीक है, तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, शॉर्ट रखने का ट्राई करूँगा और ढेर सारे वीडियोज़ लाने का कोशिश करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।